नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम साहित्य की दुनिया के एक ऐसे शानदार विषय में गहराई से उतरने वाले हैं जिसने सचमुच करोड़ों पाठकों का दिल जीता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोरा रॉबर्ट्स और उनके कमाल के लेखन की। उनके मशहूर उपन्यास बेड ऑफ रोजेस के जरिए हम उनके इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिनोमिनन के पीछे के विज्ञान और कला को डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस कहानी की गहराई को समझने के लिए जरा इस लाइन पर गौर करें। चांदनी रात में एक एकांत बगीचे में नाचना, रोमांस की चरम सीमा। ये खूबसूरत विचार 11 साल की एक छोटी बच्ची एम्मा का है। किताब की प्रस्तावना में वो अपने इन्हीं सपनों को बयां करती है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही जबरदस्त हुक है। क्यों? क्योंकि ये तुरंत साफ कर देता है कि इस कहानी के बिल्कुल कोर में, गहराई में रोमांटिक आकांक्षाएं छिपी हैं। ये महज किसी बच्ची का सपना नहीं है, बल्कि ये वो भावना है जो आगे चलकर पूरी कहानी की नींव रखती है। आइए अब ब्राइड क्वार्टेट सीरीज की जादुई दुनिया में कदम रखते हैं। सेक्शन 1, वेलकम टू वाउज। अब देखिए, वाउज वेडिंग कंपनी की ये टीम कोई आम बिजनेस पार्टनर्स की टीम नहीं है। ये 4 बचपन की पक्की सहेलियां हैं जो मिलकर शादियों का पूरा आयोजन करती हैं। पार्कर इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है, मेन प्लानर है। मैक एक बेहतरीन फोटोग्राफर है। लॉरल शानदार बेकर है, पेस्ट्री और केक का जिम्मा उसका है। और फिर है एम्मा, जो फूलों की सजावट यानी फ्लोरिस्ट का काम संभालती हैं। इन चारों के बीच की ये गहरी दोस्ती और उनके अलग अलग हुनर इस कहानी का एक बहुत ही मजबूत और दिलचस्प आधार तैयार करते हैं। ठीक है, आइए अब इस किताब के सबसे प्रमुख रिश्ते और उसमें आने वाले तनाव पर बात करते हैं। सेक्शन 2, द रोमांस एंड द रिफ्ट। एम्मा और जैक को एक साथ देखें तो समझ आता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग मिजाज वाले लोग एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं। एक तरफ एम्मा है जो एक पक्की रोमांटिक है। उसे हमेशा उस हैप्पीली एवर आफ्टर वाले अंत की तलाश रहती है और वो बिल्कुल अपने माता पिता जैसी एक परफेक्ट शादी चाहती है। और दूसरी तरफ है जैक, एक आर्किटेक्ट जिसे कमिटमेंट शब्द से ही डर लगता है। वो बस एक गुड टाइम बॉय है जो मौज मस्ती करना चाहता है और सेटल होने से कोसों दूर भागता है। ये जो भारी कॉन्ट्रास्ट है ना, यही दोस्तों से प्रेमी बनने वाले इस क्लासिक ट्रोप को बहुत ही पेचीदा और मजेदार बना देता है। तो आखिर इनके बीच प्यार की शुरुआत होती कैसे है? होता यूं है कि सिनको डी मेयो की एक पार्टी के बाद एम्मा की कार खराब हो जाती है। ऐसे में जैक हीरो की तरह मदद के लिए पहुंचता है। बस यहीं से चिंगारी भड़क उठती है और दोनों के बीच कुछ अनपेक्षित रोमांटिक पल बन जाते हैं। इसके बाद वो चुपके चुपके एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके बीच पनप रहा ये नया आकर्षण उनके दोस्तों के ग्रुप और पुरानी दोस्ती के डायनेमिक को किसी भी तरह से खराब ना करे। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक बड़ा टकराव तो होना ही था। इसे हम इस कहानी की नाटकीय चरम सीमा या द इन्फेमस की इंसिडेंट कह सकते हैं। होता यह है कि एक बहुत ही थका देने वाले दिन के बाद जैक घर लौटता है और एमा ने उसके लिए खाना बनाया होता है। इसी बीच भावनाओं में बहकर एमा जैक से आई लव यू कह बैठती है। अब जैक, जिसे कमिटमेंट से घबराहट होती है, वो एकदम सुन रह जाता है और चुपचाप अपने अपार्टमेंट की चाबियां अपनी जेब में रख लेता है। एमा को उसका ये रिएक्शन इतना चुभता है कि वो बुरी तरह टूट जाती है, अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब जरा सोचिए इसके बाद क्या हुआ होगा। एम्मा का दिल टूटने के बाद पार्कर और बाकी सहेलियां जैक का पूरी तरह से बॉयकॉट कर देती हैं। उसे ग्रुप से एकदम बाहर कर दिया जाता है। तब जैक का दोस्त डेल उसे एक बहुत ही सीधी और बेबाक सलाह देता है। मैं इसे कैसे ठीक करूं? रिंग कर माफी मांगो। ये वाकया बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि इस कहानी में महिलाओं की दोस्ती का बंधन कितना मजबूत है। जरूरत पड़ने पर वो किसी भी बाहरी इंसान के खिलाफ एक ढाल बन जाती हैं। इस तीसरे एक्ट के ब्रेकअप ने पाठकों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ दी। सेक्शन 3, पोलराइजिंग रीडर रिव्यूज। अब इस पूरी बहस के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक ही घटना को पढ़ने वाले दो बिल्कुल अलग नजरियों से देख सकते हैं। अगर हम निष्पक्ष होकर गुडरीड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को देखें तो एक तरफ वो पाठक हैं जिन्होंने इसे 5 स्टार दिए। उन्होंने इस किताब के मीठे रोमांस और सच्ची दोस्ती की जमकर तारीफ की। उन्हें एम्मा का दयालु और आशावादी स्वभाव बहुत पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ 1 स्टार देने वाले आलोचक भी हैं। उनका मानना था कि एम्मा का व्यवहार बहुत ही बचकाना और ज़रूरत से ज़्यादा नाटकीय था। उनके हिसाब से सिर्फ अपार्टमेंट की चाबियों को लेकर पैदा किया गया यह विवाद बहुत ज़बरदस्ती का और बनावटी लग रहा था।
सच में ये कंट्रास्ट कहानी को देखने के नजरिए को और भी दिलचस्प बना देता है। इस खास किताब के ड्रामे से अब थोड़ा पीछे हटते हैं और उस आर्किटेक्ट की बात करते हैं जिसने ये पूरी दुनिया रची है। सेक्शन 4, द नोरा रॉबर्ट्स फिनोमिना। 50 करोड़। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रिंट में नोरा रॉबर्ट्स की किताबों की 500 मिलियन प्रतियां मौजूद हैं। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये नंबर न सिर्फ नोरा की बेतहाशा सफलता को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि रोमांस शैली साहित्य की दुनिया का एक बहुत बड़ा और बेहद गंभीर उद्योग है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरी की पूरी $1 बिलियन की इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करता है। उनका ये अविश्वसनीय सफ़र भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 1950 में मेरीलैंड में जन्मी नोरा का लेखक बनने का सफ़र 1979 के एक बर्फीले तूफान के दौरान शुरू हुआ, जब वो घर में बर्फबारी की वजह से फंसी हुई थी और बच्चों के लिए घर में ओरियो बिस्किट तक नहीं बचे थे। तब अपनी बोरियत मिटाने के लिए उन्होंने एक स्टेनो पैड में 6 उपन्यासों की रूपरेखा तैयार कर डाली। इसके बाद 1981 में उनकी पहली किताब छपी और देखते ही देखते 1985 तक उन्हें वो ब्रेक थ्रू सफलता मिल गई जिसने उन्हें हर घर में एक जाना-माना नाम बना दिया। नोरा रॉबर्ट्स ने सिर्फ किताबें नहीं लिखीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम तैयार किया। सेक्शन 5, राइटिंग द मॉडर्न रोमांस। अगर हम नोरा के काम पर हुए अकादमिक अध्ययन पर गौर करें, तो उनका कड़ा अनुशासन सच में हैरान करने वाला है। नोरा लेखन को किसी शौक या शौक की तरह नहीं, बल्कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलने वाली एक प्रॉपर नौकरी की तरह ट्रीट करती हैं। वो हर दिन पूरे 8 घंटे लिखती हैं, और पता है उनके इस रूटीन में उनका साथ कौन निभाता है? डाइट पेप्सी, विंसन सिगरेट और हर्शेस की चॉकलेट। यही निरंतरता और अनुशासन उनके इतने विशाल आउटपुट का असली राज है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नोरा ने महज कहानियां नहीं लिखीं, उन्होंने रोमांस शैली को सचमुच पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने उन पारंपरिक सिंड्रेला वाली कहानियों को सिरे से खारिज कर दिया, जहां एक गरीब लड़की किसी अमीर राजकुमार के आकर उसे बचाने का इंतजार करती है। इसके बजाय उन्होंने अपनी कहानियों में आर्थिक और भावनात्मक समानता को जगा दी। उन्होंने सामाजिक रुतबे की पुरानी दीवारों को तोड़ा और आत्मनिर्भर, बेहद मजबूत नायिकाओं को जन्म दिया, जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानती हैं। और मजे की बात देखिए, ये अकादमिक विश्लेषण सीधे तौर पर बेड ऑफ रोजेस की एम्मा से जाकर जुड़ता है। भले ही कुछ पाठकों को एम्मा का वो गुस्सा बहुत नाटकीय लगा हो, लेकिन गहराई से देखें तो एम्मा का वो रवैया दरअसल रिश्ते में भावनात्मक समानता की ही मांग कर रहा था। वो एक ऐसा रिश्ता बिल्कुल नहीं चाहती थी जहां वो महज एक विकल्प बनकर रह जाए। ये सीधे तौर पर नोरा रॉबर्ट्स के लेखन के उसी कोर सिद्धांत से आता है, जहां उनकी नायिकाएं अपने हक और सम्मान के लिए मजबूती से खड़ी होती हैं। आज की इस शानदार चर्चा का अंत नोरा के इस बेहद शक्तिशाली विचार के साथ करते हैं। मैं कभी भी ऐसी किताब नहीं लिखने वाली थी जिसमें कोई महिला किसी पुरुष का इंतजार कर रही हो कि वो आकर सब कुछ ठीक कर दे। जरा सोचिए, एक महिला के इस अटल फैसले ने कि वो कमजोर या निष्क्रिय नायिकाएं नहीं लिखेगी, कैसे पूरी की पूरी $1 बिलियन की साहित्यिक शैली की परिभाषा ही बदल कर रख दी। क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि किताबों के किरदार सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारे समाज की बदलती सोच का एक बहुत बड़ा आईना होते हैं? उम्मीद है कि आज की यह चर्चा काफी ज्ञानवर्धक रही होगी और इस विषय को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।